हेलो साथियों, फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, विद्युत विभव। अपने को विद्युत विभव के बारे में बहुत लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सारा करना है, तो बिल्कुल आराम से, बहुत आसान तरीके से। और 12th क्लास है तो आपके पास समय भी बहुत कम है, इसलिए बहुत कम समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। आज का टॉपिक है कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। सबसे पहला टॉपिक है अपने पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि देखिए, अपने पास कोई भी प्लस क्यू आवेश है यानी कि धनावेश है। प्लस क्यू आवेश का अपने चारों ओर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण धनावेश यानी कि क्यू नोट को लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगता है F बराबर क्यू ई। अब ये वाला जो बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, इसके विरुद्ध जैसे अपने पास मान लीजिए देखिए ये प्लस क्यू आवेश है और इससे अपने पास ए बिंदु पर अपने क्यू नोट आवेश लेकर के आते हैं, तो इसके ऊपर बाहर की ओर तो क्यू ही बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पे है? बाहर की ओर। अगर इसके विरुद्ध, इस विद्युत बल के विरुद्ध अपने इस आवेश को अंदर की ओर लेकर के जाते हैं यानी कि ए से बी पॉइंट की ओर लेकर के जाते हैं, तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। और यही किया गया कार्य उस आवेश के अंदर क्या हो जाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अपनी को जब अपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो देखिए अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए अपने किसी भी एक अल्पांश डी आर अल्पांश लेते हैं, ये वाला। इस डी आर अल्पांश में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। किया गया कार्य कितना है? डी डब्ल्यू। तो एफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर हो जाएगा। ये अपने पास बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य आ गया। अगर अपने पास ए से बी तक का कुल कार्य ज्ञात करना है, ए से बी तक, तो इसका समाकलन कर देंगे, निश्चित समाकलन ए से बी के बीच में। अब अपने को पता है कि बाह्य बल विद्युत बल के विरुद्ध है, इसलिए अपने पास माइनस एफ ई लिख दिया, एफ ई इंटू डी आर। एफ ई का मान अपने पास है, एफ बराबर कितना होता है? क्यू ई। तो ये वाले वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इंटीग्रेशन हो गया ए से बी तक। अब अपने पास देखिए परीक्षण धनावेश को ए से बी तक ले जाने में, परीक्षण धनावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है, और वो किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए अगर अपने पास दो बिंदुओं के बीच में लेकर के आना है, तो अपने पास उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो किया गया कार्य है उन दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर वही अपने अनंत से लेकर के आते हैं तो वो उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जैसे अपने पास बी बिंदु तक लेकर के आते हैं तो यू बी क्या है? बी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा है। और ए बिंदु तक लेकर के आते हैं अनंत से, तो ये ए बिंदु की स्थितिज ऊर्जा है। तो ए से बी तक कितना कार्य करना पड़ेगा? दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है। तो ये अपने पास कार्य आ गया यू बी माइनस यू ए, यानी कि बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बी बिंदु का, जो अपने पास बी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो अपने पास था किसी भी तीक्ष्ण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये अपने पास जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ वो अपने जो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य है उसके बराबर अपने पास आएगा। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं विद्युत विभव। अब जो अपने पास कार्य कर रहे थे और वही कार्य अपने पास क्या है, इसकी परिभाषा देखिए बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल तरीके से। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को, इसको एकांक परीक्षण धनावेश को, जो भी परीक्षण आवेश है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जिसे कार्य अपने पास अभी ज्ञात किया था ए से बी तक का, वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। और उसी कार्य, कौन सा कार्य? एकांक परीक्षण धनावेश को, यानी कि किसी भी चीज को एकांक करना होता है तो अपने उससे क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं।
तो ये जो अपने पास W अपॉन में Q नोट आएगा उसको अपने बोलते हैं उस बिंदु का विभव। क्या बोलते हैं? उस बिंदु का विभव। तो अपने पास देखिए एकांक परीक्षण धनावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? यू बी माइनस यू ए, यानी कि बी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा माइनस ए बिंदु की स्थितिज ऊर्जा। अगर अपनी ए बिंदु अनंत पर यानी कि बी बिंदु पर अपने कोई भी आवेश को लेकर के आ रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, इसके बी पॉइंट तक अपने को लेकर के आना है। ए बिंदु अगर अपने पास अनंत पर है तो ए बिंदु अनंत पर है तो बी पर लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नोट ई वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर, क्योंकि अनंत से लाने में किया गया कार्य अनंत से बी की लिमिट लग जाएगी। अब विभव का मान क्या होगा? विभव की परिभाषा थी W अपॉन में क्यू नोट, यानी कि यू बी अपॉन में क्यू नोट, और ये अपने पास आ जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसमें अपने पास देखिए क्यू नोट से अपनों ने डिवाइड किया था तो ये क्यू नोट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये क्यू नोट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास जो विभव का समीकरण बचेगा वो क्या बचेगा? ये वाला। अगर अपने पास ऊर्जा का पूछा जाए तो किससे गुना हो जाएगा? क्यू नोट का, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट। और अगर अपने पास U का मान निकालना है या अपने पास W का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू नोट। और अपने पास V का मान कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर कार्य का निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? क्यू नोट। और विभव का निकालना है तो क्यू नोट से भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये अपने पास आ गया विभव का मान। विभव दो चीजें, एक विभव है एक विभवांतर है, दोनों को अंदर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। अगर अपने पास जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उसमें बी बिंदु है, इस बी बिंदु पर अनंत से किसी भी परीक्षण एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का विभव होगा। और दूसरा अपने पास बिंदु है ए, ये अपने पास ए बिंदु है, तो ए बिंदु का विभव क्या होगा? अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ए बिंदु का विभव हो जाएगा। अब देखिए बी से ए तक लाने में जो कार्य होगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। देखिए दो एक ए बिंदु पर ए का विभव, बी बिंदु पर बी का विभव, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो आवेश को परीक्षण धनावेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास विभवांतर के बराबर। एक बिंदु की बात की जाए तो उसका विभव आएगा, और दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर है उसी को अपने क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक सेम होगा, क्योंकि अपने पास ये दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर है वो किसी एक बिंदु के लिए है। तो इसका जो मात्रक है वो W अपॉन में क्यू नोट, यानी कि जूल बटा कूलाम या न्यूटन मीटर पर कूलाम। और अगर इसको अपने बोलते हैं तो अपने पास इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और इसकी विमा अपने पास कार्य से ज्ञात करेंगे। देखिए कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा होती है अपने पास m1 l1 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये हो जाएगा L2 अपॉन में क्यू नोट कितना होता है? A1 T1। देखिए अपने पास विमा आ गई M1 L2। अब देखिए ऊपर T माइनस टू है, नीचे 1 है, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा? -1, तो T माइनस 3। A1 है, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा? A माइनस 1। इस तरीके से अपने पास ये इसकी विमा आ जाती है। बहुत ही आसान है विमा और मात्रक निकालना। इसके बाद में अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए अपने पास कोई भी बिंदु आवेश क्यू नोट है, इस क्यू नोट आवेश के कारण अगर अपने को विभव का मान ज्ञात करना है तो अपने पास देखिए इस पी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है, इसकी दूरी है r। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पी बिंदु तक एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। और कार्य ज्ञात करेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और कार्य कहां से कहां तक का करना है? अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य अपने पास हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। अब देखिए बल का मान कितना आएगा? कूलाम के नियम में अपने पढ़ चुके हैं कि बल का मान होता है F इज इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अपने ये मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। तो अपने पास r की जगह क्या आ जाएगा, x। तो ये तो अपने पास आ गया बल का मान, इनटू विस्थापन कितना है, dx है। और ये क्या है, विपरीत दिशा में, यानी कि बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस वाला कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि विस्थापन कहाँ पर कर रहे हैं, बल अपने पास लग रहा है। देखिए बल आपके पास इस बिंदु पर बाहर की ओर लग रहा है, अपने इसका विस्थापन कहाँ पे कर रहे हैं, अंदर की ओर कर रहे हैं। तो जो अपने पास आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, तो बल अपने पास कहाँ पे लगेगा, कूलाम बल बाहर की ओर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसके विरुद्ध कार्य करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, माइनस dx आ जाएगा। तो इसके मान रखते हैं, एफ का मान रखेंगे, कितना आ गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में एक्स स्क्वायर। एफ का मान कितना आ गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू आ गया dx। इसमें से जो भी कांस्टेंट है, क्या, के क्यू वन क्यू टू, यानी कि के क्यू क्यू नोट, इंटू बचा माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब माइनस को आप बाहर ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अंदर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास देखिए ये माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, इसका अपने को करना है समाकलन। समाकलन देखिए बहुत ही, एक ही अपने पास फिजिक्स में समाकलन का सूत्र याद रखना होता है, कौन सा, एक्स की पावर एन का समाकलन, एक्स की पावर एन dx का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। कंडीशन ये है कि अपने पास n का मान माइनस वन नहीं होना चाहिए, यानी कि वन अपॉन में x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, उसका इस फॉर्मूले से नहीं करते। अब अपने पास देखिए फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर अपने पास है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी कि n का मान कितना है, n का मान अपने पास है -2। n का मान कितना है, -2। n का मान -2 इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आ जाएगा, x की पावर -2 प्लस वन अपॉन में -2 प्लस वन। ये आ जाएगा अपने पास -2 प्लस वन कितना रहेगा, x की पावर -1, x की पावर -1 अपॉन में -1, और इसका मतलब होता है -1 अपॉन में x। इसका मतलब क्या होगा, -1 अपॉन में x। तो अब अपने पास इसका मान आंसर अगर अपने रखते हैं -1 अपॉन में x, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये देखिए माइनस तो पहले से है, तो -1 अपॉन में x रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अपने पास आंसर आ गया 1 अपॉन में x। तो इसका आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसका कितना मान आ जाएगा, -1 अपॉन में x। अब अपने पास लगाते हैं लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले लगाते हैं अपर लिमिट, माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट अपने पास क्या है, r, तो x की जगह पहले रखेंगे r, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में r। और माइनस x की जगह रखेंगे अनंत, तो -1 अपॉन में इनफाइनाइट आ गया। और 1 अपॉन में इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अपने पास आंसर क्या बचा, के क्यू वन क्यू नोट अपॉन में r, यानी कि के क्यू नोट अपॉन में r अपने पास कार्य का मान आ गया। अब अपने पास कार्य से किसका मान निकालना है, विभव का। विभव अपने पास v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट होता है। जो भी अपने पास W का फॉर्मूला आया है उसको क्यू नोट से भाग देंगे तो विभव का मान कितना बच गया, के क्यू अपॉन में R। विभव का क्या मान कितना बच गया, के क्यू अपॉन में R। तो अपने पास देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना आ गया, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। ये बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास द्विध्रुव के कारण विभव, यानी कि अभी तो अपनों ने सिर्फ सिंगल आवेश, कौन सा, बिंदु आवेश, उसके कारण विभव का मान ज्ञात किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कौन सा, द्विध्रुव के कारण। पहले ये देखिए द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव क्या होता है, मान लीजिए कोई भी दो समान परिमाण के आवेश और क्या, विपरीत प्रकृति के। विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस क्यू होना चाहिए, एक माइनस क्यू होना चाहिए।
दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति निकट स्थित होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? इस निकाय को बोलते हैं द्विध्रुव। परिमाण समान, प्रकृति विपरीत और अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को अपने बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आवेश के कारण है तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए देखिए किस तरीके से अपने पास व्यवस्था करते हैं। मान लीजिए अपने पास ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। ए बिंदु पर कितना आवेश है? माइनस क्यू। बी बिंदु पर है प्लस क्यू। ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। ये अपने पास द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी, अपने द्विध्रुव के बीच की दूरी लेते हैं डी। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी लेते हैं? डी। और जो भी दूरियां मापी जाएगी वो द्विध्रुव के केंद्र से मापी जाती है। ये अपने पास इन दोनों का मध्य बिंदु आ गया केंद्र। केंद्र से आर कोमा थीटा यानी कि आर दूरी और थीटा कोण, ये अपने पास थीटा कोण, ये अपने पास थीटा कोण है। आर दूरी और थीटा कोण पर स्थित बिंदु पी, बिंदु पी पर अपने को क्या करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव अपने ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने को द्विध्रुव के कारण निकालना है। देखिए विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि होती है तो उसका अपने पास क्या करते हैं? डायरेक्ट बीजगणितीय योग करते हैं। तो जितने भी आवेश अपने पास हैं उन सभी के कारण जितना विभव का मान आ रहा है तो अपने पास कुल विभव का मान ज्ञात करने के लिए उन सभी विभव के मान को जोड़ देंगे। तो अपने ही मान के चलते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, उसकी पी बिंदु से दूरी कितनी है? प्लस क्यू आवेश की पी बिंदु से दूरी है R1 और माइनस क्यू की है R2। तो प्लस क्यू के कारण विभव कितना आएगा? विभव का फॉर्मूला अभी अपनों ने बिंदु आवेश के लिए किया है। कितना होता है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R1। तो अपने पास इसका विभव का मान कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R1। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो पी बिंदु की दूरी है वो कितनी है? R2। तो विभव का मान कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन में R2। अब जो अपने पास देखिए पहले वाला आवेश है वो तो प्लस क्यू है, लेकिन जो V2 है वो अपने पास क्या है? माइनस क्यू है। अदिश राशि है तो इसके जो अपने पास प्लस माइनस है उनको वैसे ही जोड़ेंगे। तो अपने पास V1 का मान रख देते हैं, यहाँ पे मान रख लो माइनस। ये मान कितना आ जाएगा? माइनस। ये अपने पास माइनस क्यू है तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में R2। अगर अपने को कुल विभव का मान याद करना है तो दोनों विभव के योग के बराबर अपने पास कुल विभव का मान आ जाएगा। पहले विभव का मान कितना है? के क्यू अपॉन में R1 और दूसरे विभव का मान कितना है? माइनस के क्यू अपॉन में R2। तो दोनों के कारण कुल करोगे तो के क्यू अपॉन में R1 माइनस के क्यू अपॉन में R2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है के क्यू, तो बचा क्या? 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इनका अगर अपने एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? R1 R2। कितना आएगा? R1 R2। R1 R2 को R1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? R2 और माइनस क्या बच गया? R1। तो ये अपने पास आ गया एलसीएम का मान। तो अपने पास V का मान देखिए कितना आ गया? R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर R1 R2 अपनों ने माने, अपने को सिर्फ क्या दिया गया था? D दूरी दी गई थी, R दूरी दी थी, थीटा कोण दिया गया था, तीन ही चीजें दी गई थी। तो अपने को जो आंसर निकालना है इन्हीं तीनों के फॉर्म में निकालना है। इसका मतलब है R1 को अपने को रिमूव करना पड़ेगा। R1 को रिमूव करने के लिए अपने क्या करते हैं? देखिए ये अपने पास R1 दूरी कम है तो R1 से इस R वाली भुजा के ऊपर लंब डालते हैं। R वाली भुजा के ऊपर लंब डालते हैं। ये अपने पास यहाँ से ये अपने पास लंब हो गया। ये कोण कितना डिग्री हो गया? 90। R के ऊपर कितना कोण बनेगा? 90। ये जो अपने पास M बिंदु के ऊपर लंब डाला है अपनों ने, M से P की दूरी है, M से P की दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी? ये दूरी इस R के बराबर, R1 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि R1 का लंब डालने का मतलब है कि ये वाली दूरी कितनी होगी? R1 ही होगी। तो यानी कि MP दूरी का मान किसके बराबर हो गया? R1 के बराबर। कुल दूरी का मान कितना हो गया? R। OP का मान कितना है? R। तो ये जो बची हुई दूरी है OM, उसका मान कैसे निकालेंगे? उसका मान निकालने का तरीका भी देखिए। अपने पास इस त्रिभुज को मैं दोबारा यहाँ पे बड़ा बना रहा हूँ। कौन सा त्रिभुज?
देखिए ये वाला बिंदु है ओ, ये वाला बिंदु है बी, ये सीधी रेखा, और ये वाला बिंदु है एम। अगर ये कोण है थीटा, तो देखिए द्विध्रुव की कुल दूरी कितनी है डी, तो ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी d/2। d/2 का थीटा की दिशा में घटक कितना आता है d/2 कोस थीटा। तो इसका मतलब है OM दूरी का मान कितना आ गया d/2 कोस थीटा। ये OP दूरी है कितनी r, MP कितनी है r1, OM कितनी बची d/2 कोस थीटा। तो इसको अपने आगे वैल्यू करते हैं। देखिए अपने को पता है r1 का मान, r का मान, r कौन सी दूरी है OP, OP दूरी का मान OM। ये देखिए अपने पास ये P बिंदु था, यहाँ पे लंब डाला M, ये बिंदु O, ये अपने पास R1 से लंब डाला तो ये इतनी दूरी कितनी R1, टोटल दूरी कितनी R, तो R का मान OM प्लस R1 आ गया। तो यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है R1 की, तो वो कितनी हो जाएगी R माइनस OM। R1 की वैल्यू कितनी आ गई R माइनस OM, और OM का मान अभी अपनों ने ज्ञात किया है d/2 कोस थीटा। तो जो अपने पास R1 की वैल्यू है R1 इज इक्वल टू R माइनस d/2 कोस थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई R1 की। इसी तरीके से अपने ज्ञात करते हैं वैल्यू किसकी R2 की। R2 की वैल्यू देखिए किस तरीके से ज्ञात करोगे, ये अपने पास डायग्राम R2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वही काम करेंगे। अब इसमें देखिए R की वैल्यू कम है, R से अपने पास R2 के ऊपर लंब डालते हैं तो N बिंदु पर। अब देखिए ये टोटल दूरी P है, ये अपने पास A है, टोटल दूरी कितनी R2, इस पर N बिंदु पर लंब डाला तो NP का मान कितना बचा R, NP का मान कितना बचा R, टोटल दूरी कितनी है R2, तो R2 का मान R प्लस AN के बराबर होगा, R2 का मान R प्लस AN के बराबर होगा। और AN की वैल्यू पहले वाले सेम तरीके से करेंगे, कौन से तरीके से त्रिभुज से, और त्रिभुज से कैसे करोगे देखिए अपने पास, अपने इसको इस तरीके से त्रिभुज बनाते हैं, ये अपने पास N बिंदु, ये अपने पास A बिंदु, ये अपने पास O बिंदु, ये वाला कोण अगर वो थीटा है तो ये भी लगभग थीटा ही होगा, और ये दूरी कितनी है d/2, तो ये कितनी हो जाएगी d/2 कोस थीटा, ये कितनी हो जाएगी d/2 कोस थीटा। तो an का मान अपने पास आ गया d/2 कोस थीटा। तो यहाँ पर अपने पास देखिए R2 का मान, AP का मान, ये अपने पास कौन सा बिंदु था P, ये अपने पास A, और इनके बीच में था N जहाँ पे अपने लंब डाला था। NP दूरी थी R के बराबर, टोटल दूरी थी R2 के बराबर, तो AP का मान PN प्लस AN के बराबर होगा, यानी कि R2 का मान R प्लस AN के बराबर होगा। AN की वैल्यू d/2 कोस थीटा है, तो R2 का मान कितना आ जाएगा, देखिए इसी डायग्राम में अगर अपन देखते हैं R2 का मान आ जाएगा R2 बराबर R प्लस AN, तो AN का मान कितना है d/2 कोस थीटा। तो देखिए R1 R2 की वैल्यू अपने पास आ गई, बस इतना ही काम करना था, R1 और R2 की वैल्यू R और D के फॉर्म में ज्ञात करनी थी। अब सिर्फ बची है कैलकुलेशन, क्योंकि विभव के मान अपने पास दो थे, पहले का मान KQ में R1, दूसरे का मान माइनस KQ में R2। तो उसमें जो चीज की कमी थी वो थी R1 R2, और R1 R2 की वैल्यू अपनों ने कैलकुलेट कर ली है R और D की फॉर्म में। बस अपने पास क्वेश्चन इतना ही था, जो अब अपने सिर्फ क्या बची कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए अपने पास R का मान कितना आ गया R माइनस d/2 कोस थीटा, और R2 का मान हो गया R प्लस d/2 कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किसके अंदर, जो विभव का मान अपनों ने ज्ञात किया था उसके अंदर। विभव का मान क्या था KQ इंटू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। उसमें अपने वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखिए, ये अपने पास है R2 की वैल्यू, माइनस करना है अपने को R1 माइनस करना है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी थी R माइनस d/2 कोस थीटा। अगर बाहर माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा R माइनस R, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस d/2 कोस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बटा में R1 R2, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया।
अब ऊपर देखिए माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो रहे हैं, d/2 cos थीटा प्लस d/2 cos थीटा कितना बन गया, d cos थीटा। कितना बच गया, d cos थीटा। ऊपर वाले को तो ऐसे सॉल्व करना है, a माइनस बी है तो b है उसको अपने पास माइनस माइनस वाला कर देंगे, इसको सॉल्व पहले ब्रैकेट में लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये ऊपर तो बच गया, k के ऊपर पहले से पड़ा था, बचा क्या, d/2 प्लस कोस थीटा प्लस d/2 कोस थीटा। इसका मान किसके बराबर हो गया, d कोस थीटा है। अब बटे वाले को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू r माइनस b की वैल्यू d/2 कोस थीटा, तो r स्क्वायर माइनस d/2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है d/2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अपनों ने द्विध्रुव को क्या माना था, द्विध्रुव होता क्या है, दो आवेश अति निकट स्थित है। यानी कि अगर दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू अति निकट स्थित है, ये जो r दूरी होगी उसकी तुलना में ये d दूरी नगण्य होगी। d/2 तो और छोटी हो जाएगी, कोस थीटा का मान अधिकतम 1 हो सकता है, बाकी सारी चीजें तो इसको कम करने वाली है। अगर r का मान d की तुलना में बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर की तुलना में d स्क्वायर बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। इसलिए इसमें जो सेकंड पार्ट आ रहा है ये वाला, इसको अपने क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, इसको हटा देंगे। बाकी क्या बचा, ऊपर बचा k q d कोस थीटा, बटा में बचा सिर्फ r स्क्वायर। ये इतना मान आ गया। इसके बाद देखिए अपने पास, इसके बाद देखिए अपने पास Q इंटू डी, अपने पास क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू डी। द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच की दूरी। तो ये अपने पास आ गया KP कोस थीटा बटा में R स्क्वायर। अब अपने को पता है कोस थीटा होता है वो क्या, डॉट प्रोडक्ट का आंसर होता है, तो अपने इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, KP R से ऊपर नीचे गुणा कर दो, r से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे क्या बन गया, r क्यूब, ऊपर क्या बचा, के पी आर कोस थीटा। पी आर कोस थीटा है, इसको अपने डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब अपने इसकी स्पेशल केस करते हैं कि यदि अपने पास थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब प्लस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है, तो अपने को इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर यहाँ पर, यानी कि अक्षीय स्थिति भी बोल सकते हैं इसको, अक्षीय स्थिति पर अगर अपने पास विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि प्लस के कारण ये दूरी कम है तो इसके कारण इस दिशा में ही परिणामी विद्युत क्षेत्र बचेगा। अगर 180 डिग्री है यानी कि आप इस तरफ करना चाहते हो, किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, माइनस वाले का, इसलिए अपने पास विभव का मान कितना रहेगा, माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर। के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर तो फॉर्मूला है, कोस थीटा की वैल्यू अपने 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, 180 पुट करेंगे तो -1। बाकी इसका कारण बता दिया कि जब अपने पास 0 डिग्री है तो प्लस वाले आवेश के नजदीक है तो प्लस वाले का प्रभाव रहेगा प्लस के अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि प्लस के पी अपॉन में आर स्क्वायर। और माइनस वाले की तरफ होगा तो माइनस वाले का प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसलिए माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर। अगर बात करते हैं निरक्षीय स्थिति पर, ये दोनों बिंदु थे अक्षीय स्थिति पर। अगर निरक्षीय स्थिति पर बात करते हैं, यानी कि ये था द्विध्रुव का केंद्र, इससे लंबवत की बात करें, इस अक्षेज पे, इस अक्षेज पे इस माइनस क्यू के कारण इस दिशा में, प्लस क्यू के कारण इस दिशा में, दोनों को अगर घटक बांटते हैं तो इन दोनों के घटक एक तो इस तरफ आएंगे और एक इस तरफ आएंगे, यानी कि अक्षीय भी अपने पास अलग हो जाएंगे और निरक्षीय भी अपने पास क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो विभव का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अपने पास दोनों के कोस थीटा घटक इस तरीके से नहीं होंगे, एक का माइनस अंदर की ओर होगा, इस तरीके से नहीं, ये अपने पास इस तरीके से होंगे। देखिए ये अपने पास माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण होता है अंदर की ओर और प्लस क्यू के कारण होता है बाहर की ओर। तो इसके जो घटक बनाओगे, एक आएगा इस तरफ, एक आएगा इस तरफ, इसका एक आएगा इस तरफ और एक आएगा इस तरफ। तो जो अपने लंबवत स्थिति की बात करेंगे तो उस लंबवत स्थिति पर थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 90, और 90 होने के कारण इसका जो विभव का मान है वो कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये अपने पास द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान था। अगर अब अपने पास एक से ज्यादा आवेश हो, यानी कि विभव हो, निकाय में एक से ज्यादा आवेश हो, अपनों ने बिंदु आवेश के कारण कर लिया, अपनों ने द्विध्रुव के कारण कर लिया। अगर इससे भी ज्यादा, यानी कि एक आवेश वाला जो निकाय था उसको अपनों ने बिंदु आवेश के कारण विभव माना है, दो आवेश है उसको अपनों ने द्विध्रुव मान लिया। अगर दो से ज्यादा आवेश हैं, दो से ज्यादा आवेश हैं, तो अपने पास उनका क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करके कर सकते हैं। इसको आप अभी ट्राई कीजिए, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक को अपने पास आराम से पूरा कंप्लीट रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके 11th और 12th या फिजिक्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको मिल सके। तो धन्यवाद। आज की क्लास इतनी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।